नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। यूपी में चुनावी तारीख नजदीक आते ही अलग अलग मुद्दों के सहारे सियासी पार्टी अब चुनावी मैदान में उतरने लगी हैं, लेकिन जनता अब उन वादों को परखने में लगी है जो बीजेपी ने 2017 में सबके सामने रखे थे। विकास को लेकर 2017 में जो जो वादे किए गए थे उस पर योगी सरकार ने कितना काम किया, मतलब कि 2022 के रण में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूपी की जनता जाति धर्म छोड़कर विकास के मुद्दे पर वोट करने जा रही है। वहीं अब यूपी में कृषि कानून की वापसी के बाद सीएए का भी मुद्दा गरमाने लगा है। ओवैसी ने सीएए वापस देने की मांग करने की लेकर के एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो क्या फिर सीएए को लेकर सियासत गरमाने वाली है? आज अपने इस खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में इन्हीं मुद्दों को लेकर के विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी तो सभी राजनीतिक पंडित ये सोचने पर मजबूर हो गए थे, आखिर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या थी, जो 300 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उस समय सभी चौंकते हुए बीजेपी ने जो चुनाव में विकास का मुद्दा सबसे आगे रखा था, जहां सभी सियासी दल जातिगत समीकरण को सेट करने में लगे थे, वहीं बीजेपी ने विकास के सहारे सत्ता तक पहुंचने का समीकरण सेट किया। लेकिन 2017 में जो वादे किए गए थे, अब तक उनमें कितने वादे पूरे किए गए और कितने अभी बाकी हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। कहा जाता था कि पहले यूपी की सियासत जाति धर्म जात पात के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमा करती थी। सभी सियासी दल अलग अलग समीकरणों के सहारे सत्ता तक पहुंचने की जुगत में रहते थे। 1990 के बाद से अगर यूपी की सियासत को समझने की कोशिश करें तो यहां दिखता है कि सभी पार्टियों ने एक खास जातियों को टारगेट कर उसे वोट बैंक में परिवर्तित किया। इन सभी समीकरणों के बाद यह समझ लिया गया कि यही एक तरीका है जिसके सहारे यूपी में चुनाव जीते जा सकते हैं। और फिर जिसके लिए यह कहा जाता था कि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, वहां शुरू हुआ जातिगत सियासत का खेल, जिससे कहीं न कहीं यूपी को नुकसान ही पहुंचा। लेकिन धर्म और जाति की राजनीति यूपी की भूमि में जारी रही। फिर वक्त आया 2014 का, जहां से भारतीय राजनीति ने अलग ही करवट ली। गुजरात में राजनीति के लिए विकास का पैमाना सेट कर चुके नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में लोक लुभावन वादों के इतर जमीनी मुद्दों को उठाना शुरू किया और फिर विकास के मुद्दे को ही राजनीति का पैमाना बनाया। नरेंद्र मोदी 2014 में विजय रथ पर सवार हो चुके थे और फिर मौका आया 2017 का, जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को अपना मुखिया चुनना था। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले इतना तय था कि सरकार जातियों को साध कर ही बन सकती है। इसलिए उस वक्त यूपी में सभी सियासी दल अपने समीकरणों को साधने में लग गए। लेकिन इन सबसे अलग भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी विकास को ही सत्ता तक पहुंचने का समीकरण बनाया। ये भी एक सच्चाई थी कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था। अब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब वक्त है उस वादे को दिखाने का जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जनता के सामने रखा था। इसलिए बीजेपी अब चुनाव से पहले अपने 2017 के संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में लगी है। सरकार का दावा है कि संकल्प पत्र के 90% वादे पूरे कर लिए गए हैं, 10% जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। 2017 में बीजेपी का संकल्प पत्र अमित शाह ने जारी किया था। इसमें बीजेपी ने 35 चुनावी वादे किए थे। इन चुनावी वादों में राम मंदिर बनाने से लेकर
किसानों की कर्ज माफी और यूपी में बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा था। मित्रों, हमने कहा था 2017 में जब हमारा घोषणा पत्र बनाया, हमने कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे, और आज मैं जब यहां आया हूं तब 10 विद्यालय बनाने का काम आज पूरा हो गया है। 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था। उस वक्त 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बने थे। अब मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी हम पूरा कर रहे हैं। कई सारे कॉलेजेस खोले गए, कई सारे नए नए शिक्षा संस्थान खोले गए। उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसमें 75,000 से अधिक ई कंटेंट उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में कह चुके हैं कि योगी सरकार ने यूपी में शानदार काम किया है। 2017 में बीजेपी ने जो वादे किए थे उनमें 90% वादे पूरे कर लिए गए हैं। 10% भी 2022 के चुनाव से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। विकास की राजनीति। 2017 में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। योगी सरकार का दावा है कि अब तक 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। 2017 में किसानों के लोन और ब्याज को माफ करने का वादा किया गया था। सरकार का दावा है कि 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया। राम मंदिर बनाने का वादा भी बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल था। युवाओं को टैबलेट और साथ ही 1 GB इंटरनेट भी देने की घोषणा की गई थी। मजदूरों को 2 लाख रुपए तक का फ्री बीमा देने की भी घोषणा 2017 में की गई थी। कानून व्यवस्था 45 दिनों में दुरुस्त करने का वादा किया था। इसलिए सरकार बनने के बाद से ही योगी सरकार ने माफियाओं और गुंडों पर कार्रवाई शुरू की थी। सूबे में 6 नए एम्स बनाए जाने का ऐलान किया गया था। गोरखपुर में एम्स बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। फिलहाल 6 एम्स बनाने का वादा पूरा नहीं हो पाया है। जो विकास का पैमाना बीजेपी ने 2017 में जनता के सामने रखा था, उसे योगी सरकार एक-एक करके पूरा कर रही है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। जो वादे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, उस पर खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ नजर रख रहे हैं और उन वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश में लगे हैं। 2017 में सरकार बनने के बाद हम लोगों ने सबसे पहला कार्य ही किया था किसानों का कर्ज माफी का। और मुझे अनुमान है कि अकेले महाराजगंज जनपद में 1 लाख किसान परिवारों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। लगभग 1 लाख के आसपास। इतनी बड़ी संख्या में, इसका मतलब 1 लाख का मतलब 5 लाख लोग सीधे सीधे उस योजना के अकेले महाराजगंज जनपद में लाभान्वित हुए। आज हम प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 40 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया। हर गरीब के सिर ढकने के लिए छत हो जाए, एक आवास उपलब्ध हो जाए, उसके जीवन में एक नई उमंग और एक नई आशा देखने को मिलती है। अब ये देखना होगा सरकार के दावों के अनुसार जो 10% वादे अब तक जमीन पर नहीं उतर पाए हैं, उसको कब तक योगी सरकार जनता तक पहुंचा पाती है। क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने आंकड़ों में हेरफेर कर विकास को दिखा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि योगी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया। अब आरोप कुछ भी हो, अगर सरकार ने 2017 में अपने वादे को पूरा किया है, तो ये तय है कि उन्हें 2022 में जनता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। इसलिए अब योगी सरकार और तेजी के साथ 2017 के संकल्प पत्र का अकाउंट क्लियर करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कुछ दिन पहले तक यूपी की सियासत कृषि कानूनों के इर्द गिर्द घूम रही थी,
लेकिन अब यूपी की सियासत में नए नए आए असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए वापस देने की मांग करके राजनीति को अलग ही रूप दे दी है और नई दिशा दे दी है। वहीं राकेश टिकैत ओवैसी के इस बयान पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, लेकिन कृषि कानून वापसी के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या फिर सीएए के खिलाफ आंदोलनकारी एकजुट होंगे। एक रिपोर्ट आती है। मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद यूपी की सियासत गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद भी किसान आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच सीएए को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। दरअसल एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया है, उसी तरह सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम को भी वापस लेना चाहिए। ओवैसी ने बाराबांकी में बयान देते हुए कहा कि अगर भाजपा सरकार एनपीआर और एनआरसी कानून बनाएगी तो हम यहीं पर शाहीन बाग बना देंगे। इतनी बातें बेनी प्रसाद वर्मा ने इन समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के बारे में कही थी, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। अब ओवैसी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज कसा है। राकेश टिकैत का कहना है कि ओवैसी और भाजपा का रिश्ता चाचा भतीजा जैसा है। वे कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सीएए भी वापस ले लेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद सीएए को वापस लेने की मांग भी जोर पकड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सरकार को नागरिकता संशोधन कानून भी वापस ले लेना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 2 दिन के अधिवेशन में सीएए को वापस लेने की मांग का प्रस्ताव पारित किया है। मतलब अब साफ है कि कृषि कानून वापसी के बाद अब अलग अलग संगठन सीएए को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत का ओवैसी पर बयान देना, इसको लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है बीच में ना हो यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी यूपी की सियासत में मुसलमान कौम के लिए नए नए भाईजान बनकर उभरे हैं। ओवैसी लगातार मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। इसलिए वो अलग अलग जिलों में रैलियों कर मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी की कोशिश है कि अब जब कृषि कानून को वापस ले लिया गया है तो सीएए के बहाने भी यूपी की राजनीति में जगह बनाया जाए। इसलिए वह मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर फिर से सीएए की याद दिला रहे हैं। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट देकर, उनको विधायक बनाकर, उनको असेंबली में भिजाकर, उनको सांसद बनाकर, पार्लियामेंट में भिजाकर, इस मर्ज का इलाज सिर्फ यही है कि मुत्तहिद हो जाइए, अपने वोट से अपने पार्टी को और अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। बेनी प्रसाद वर्मा ने जिंदगी लगा दी अपनी कुर्मी समाज को उठाने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी जान की कीमत नहीं, तुम्हारी वोट की अहमियत नहीं, तुम्हारे कोई मसाइल कल नहीं किया जाता। और जब कभी चुनाव आते, अब आ रहा है विधानसभा का चुनाव, तो ये हमारे कौम में जो दल्लाल हैं, जिनको आप दल्ले कहते हैं, ये तमाम के तमाम दल्ले आएंगे और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहेंगे ये हमारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। अब कृषि कानून वापस लेने के बाद सीएए को भी वापस लेने की मांग की जा रही है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की सियासत में ओवैसी का यह तड़का कितना काम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चुनाव से पहले यूपी में जारी सियासत के बीच आगरा कैंट के वोटरों के मन में आखिर चल क्या रहा है, जरा वो भी आप देखिए।
नमस्कार, मैं हूँ रिंकी उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का खास प्रोग्राम चुनावी चकल्लस को लेकर। आज हम पहुँचे हैं आगरा छावनी विधानसभा सीट पे, जो वो विधानसभा सीट है आगरा की लोकसभा की तरह ये भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। आइए हम जानते हैं यहाँ के वोटरों से हाल इनका क्या कहना है। इस बार अपने क्षेत्र में इन्होंने किसको चुन के लाना चाहते हैं और क्या है इनका मत, किस मुद्दे पे अपना वोट डालेंगे, ये जानने के लिए इंडियन न्यूज़ इस समय धरातल पे उतरी हुई है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आकाश शर्मा। आप हमें बताइए कि आप के जो विधायक मौजूदा हैं उन्होंने यहाँ पे क्या क्या काम कराए? उन्होंने अच्छे काम कराए हैं, काफ़ी खरंजे वगैरह लाइटें वगैरह लगवाई हैं और काफ़ी काम कराए हैं उन्होंने। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आप? इस बार हमारा क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो पार्टियों का रहेगा। नहीं, विकास को किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? एक तो गुंडागर्दी खत्म हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टाइम में, ये मुद्दा सबसे बड़ा है। गुंडागर्दी बिल्कुल ना के बराबर रहेगी और विकास भी काफ़ी पूरा हो रहा है पूरे प्रदेश में, ऐसी बात नहीं है। आपका क्या कहना? रूपेश शर्मा। आपका क्या कहना? आप किसको वोट डालेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। विधायक ने इस पर क्या काम, कुछ किस मुद्दे पे आपके वोट रहेंगे? क्या क्या यहाँ की समस्याएं, किसको कितना काम कराया? योगी जी के राज में अच्छा काम चल रहा है और काम काफ़ी हो रहा है और धर्मेश जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्षेत्र में दोबारा किसको देखना चाहेंगे? धर्मेश जी को देखेंगे। आप किसको देखना? बहन कुमारी मायावती जी ने भी यहाँ सीएम रह चुकी हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने भी काम कराया, तो उनको क्यों नहीं? नहीं, देखिए शुरू से जो है हम सपा को ही सपोर्ट करते चले हुए आए हैं, तो आगे भी हम अखिलेश जी को ही सपोर्ट करना चाहेंगे। मुद्दा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन मुद्दा तो और भी हैं, देखो जैसे महंगाई का है और विकास के रूप में देख लें तो आप अखिलेश जी बेहतर हैं। हमारे तो और सज्जन जुड़ रहे हैं। आप बताइए, आप किसको देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। मायावती जी को नहीं? जी, उन्होंने भी मतलब काम किए हैं, लेकिन अखिलेश यादव हम शुरू से जुड़े हुए। योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं जी, वो भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी हमारे वोटर हैं। ऐसा क्यों? अखिलेश जी भी आपको क्या, अगर वो आते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपकी उनके लिए अपेक्षाएं क्या रहेंगी? आप क्या सोच के उनको वोट देंगे? जी, वो विकास काफ़ी अच्छा कर रहे थे, पहले भी किया उन्होंने और अभी करेंगे आगे, तो उनसे तो यही उम्मीद है हम लोगों को। मोहम्मद शोएब अशरफ। मोहम्मद जी, आप किसको देखना चाहते हैं? मैडम, आज पूरा मुल्क महंगाई की मार को झेल रहा है। आम जनमानस जो है इस महंगाई को लेकर पूरी तरह से परेशान है। कोरोना काल में लोगों के व्यापार चले गए, लोगों की ज़िंदगियां चली गई, उसके बाद लोग बदहाल हो गए, खाने पीने का सामान नहीं रहा, लोगों के व्यापार नष्ट हो गए। उसके बाद जिस तरह से आज महंगाई ने अपने मुल्क में पैर पसारे हैं, मैं समझता हूँ सर्व समाज बल्कि पूरा हिंदुस्तान, हर मज़हब, हर जात के लोग इस महंगाई की मार से परेशान हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में आज अराजकता का माहौल है। यहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है, हर जगह जाति और मज़हब को लेकर लोगों को गुमराह किया जाता है। हम लोग ये चाहते हैं ऐसी सरकार आए उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का विकास करे, व्यापारिक जो वर्ग है उसको प्रोत्साहित करे, और ये जो महंगाई की मार है जिससे आज गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीनने का जो काम किया जा रहा है सरकार में, लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, इससे निजात मिले, देश का आर्थिक विकास हो। और ये जो जाति और मज़हब के नाम पर लोग मुल्क में माहौल ख़राब कर रहे हैं, ऐसी सरकार हो जो सेकुलरिज्म को लेकर चले, हर जाति हर समाज को आपस में भाईचारा और मोहब्बत कायम। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जाति रहे, कोई भी आए, अखिलेश की आए, योगी की आए या बसपा की आए या किसी की भी आए, जो जनता का मुद्दा है सिर्फ महंगाई है, विकास है। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।